हे गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोगों की तैयारी थोड़ी सी अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम के समय पे प्रेशर बहुत रहता है और इस वक्त इम्पॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है रिवीजन का, सही चीज़ों का और सटीक चीज़ों का रिवीजन। अदरवाइज़ आपका एग्ज़ाम हो जाता है ख़राब। सो CHSL के जितने भी बच्चे हैं इस लास्ट टाइम पे उनको क्या करना चाहिए? CGL 2021 में जो वर्ड्स आए हैं वो सब के सब उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना चाहिए। देखो 90% जो वर्ड्स होते हैं, 95% वर्ड्स वो हमेशा रिपीट करते हैं। 5% जो वर्ड्स होते हैं वो नए होते हैं। तो अगर मैं देखूं ओवरऑल 2021 के प्री के पेपर में CGL में कितने सारे वर्ड्स आए हैं और कितने नए वर्ड्स आए हैं, तो पुराने वर्ड्स तो आपने किसी न किसी किताब से कवर कर रखे हैं। आपको वो डेटा चाहिए होता है जो नए वर्ड्स होते हैं, तो उनका एक कंपाइलेशन आपको चाहिए होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं नए वर्ड्स का कंपाइलेशन लेके आया हूँ, साथ में कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी लेके आया हूँ ताकि आप उसे रिवाइज कर सको। वो बार बार प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं, आपके एग्जामिनेशन में दोबारा पूछे जा सकते हैं। तो कलेक्शन जो है वो नए वर्ड्स का है और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स का है। और मैं सिनोनिम्स भी ले आया हूँ, मैं एंटोनिम्स भी ले आया हूँ, मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी लेके आया हूँ, मैं इडियम फ्रेजेस भी लेके आया हूँ। साथ में मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि कितने वर्ड्स जो है आपके CGL 2021 में नए आए थे, कितने जो है रिपीटेटिव आए थे और उसका रिसोर्स कहाँ पे है कि अगर आपको सिंगल शॉर्ट रिसोर्स चाहिए तो किस जगह से वो सारे के सारे वर्ड्स आप ढूंढ सकते हो। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम नए वर्ड्स जो पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो डिस्कस करने आया हूँ। सबसे पहले मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिस्कस करूँ और उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि तकरीबन 42 जो है वो आपके वन वर्ड आए हुए थे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 5% जो वर्ड्स है वो नए आए थे। और मैं बात करूँ इडियम फ्रेजेस की तो ये भी 42 आया हुआ था और इसमें भी सिर्फ 5% ही डेटा जो था वो नया आया था। मतलब जो आपको किसी भी किताब से नहीं मिलता वो एंटायरली नया था। और 42 आपके सिनोनिम्स आए थे और 42 आपको एंटोनिम्स आए थे। और इसमें 3% ऐसा डेटा था जो आपको बुक्स में नहीं मिलता, बाकी सारा का सारा डेटा आपको बुक्स में मिल जाता। अब अगर मैं बात करूँ इसके लिए सबसे रेलेवेंट रिसोर्स क्या हो सकता है, तो आइडली जब आप वोकैब प्रिपेयर करने जाते हो तो मार्केट में कई सारी बुक्स अवेलेबल है। लोग प्रीवियस ईयर का जो कंपाइलेशन है उसका इस्तेमाल करते हैं। एक जगह पे वो इकट्ठा नहीं मिलता है तो कोई SP बख्शी पढ़ता है, कोई MBA पब्लिकेशन पढ़ता है, कोई ब्लैक बुक पढ़ता है। तो वो जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। आपका जो रिसोर्स होना चाहिए वो लिमिटेड रिसोर्स होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये सारा का सारा, क्योंकि 95% रिपीटेटिव वर्ड्स है तो 95% डेटा आपको कहाँ मिलेगा? ये जो डेटा है वो किसी किताब में नहीं था और ये वो डेटा है वो डेटा आपको किताबों में मिल जाएगा। सबसे जो रेलेवेंट रिसोर्स है जो कंपाइल किया गया है वो माई पाठशाला ने कंपाइल किया है। 90 डेज का जो हमारा वोकैब प्लानर है जिसके अंदर 95% जो वोकैब है डायरेक्टली इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। 5% नए वर्ड्स है वो हमने देखा वो हमारे पास ही नहीं थे या और अदर बुक्स में भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से काम कर रहे हैं तो हमें अपनी बुक्स हमेशा बेहतर करनी होती है और सभी प्लेटफॉर्म की बुक्स से। तो हम हमेशा ये ढूंढते रहते हैं कि हमारे में कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो पता चला 5% जो वर्ड्स है जो इसमें नहीं है वो किसी में भी नहीं है, मतलब किसी बुक में है ना, किसी भी बुक में नहीं है। इस बुक की पता है खास बात क्या है? ये एक तो यूनिक तरीके से डिज़ाइन किया गया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से और सिर्फ 200 पेजेस में ये किताब है। 200 पेजेस देख के आदमी को लगता है ये पतली सी बुक क्या काम कर सकती है। 95% वोकैब आपकी इस किताब से आई हुई है, तो आपको 700 पेजेस की बुक पढ़ने की क्या जरूरत है? जो 5% बुक वोकैब नहीं आई है ना वो किसी किताब में नहीं है। हमने पूरा रिसर्च किया है, किसी किताब में नहीं, मतलब किसी किताब में नहीं, वो हमेशा हर साल नया आता है 5%। तो फोकस एरिया आपका 95% पे होना चाहिए और सिर्फ 200 पेजेस की बुक है। 90 डेज में ऑर्गेनाइज किया गया है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, बहुत सही तरीके से डिजाइन किया गया है। और जो आपका ग्रामर का पोर्शन था वो 100% ग्रामर की बुक से फंसा हुआ है। एक भी ऐसा सेक्शन नहीं है जो ग्रामर के बुक से हमारे नहीं फंसा हुआ है। और हर आदमी ग्रामर अलग पढ़ता है, वोकैब की किताब अलग पढ़ता है, तो हमने अपनी किताबों में ग्रामर अलग लिखा है, वोकैब अलग लिखा है ताकि अपना फोकस अलग से कर पाओ। वोकैब की किताब से पूरा वोकैब फोकस पर कर पाओ, ग्रामर की किताब से पूरा ग्रामर फोकस कर पाओ। तो हमने जानबूझ के इन्हें अलग बनाया है ताकि आप अपना फोकस जो है शिफ्ट ना कर पाओ। मैं कुछ अपने जो यूजर्स हैं उनके रिव्यूज भी बताना चाहूँगा और ओवरऑल बुक की रेटिंग क्या है। दोनों बुक की जो रेटिंग अब तक बेस्ट रेटेड है, देख रहे 282 लोगों ने रेट किया हुआ है, 4.9 रेट है। 4.9 रेट होने का मतलब अब तक अगर आप अमेजन पे जाओगे तो कोई ऐसी किताब नहीं जो 4.9 रेटिंग में मिलेगी। कोई जो सबसे अच्छी किताब भी मिलेगी वो 4.4 पे होगी। इतना ज़्यादा रिव्यूज होने के बावजूद भी 4.8 होने का मतलब है किताब वाकई लाजवाब लिखा गया है, क्योंकि हम इतना ज़्यादा रिव्यूज खुद से नहीं लिखवा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? ये बच्चों ने जो पढ़ा है या उन्होंने रिव्यूज दिया है। और इसी तरीके से अगर मैं वोकैब की बुक की बात करूं तो ये बुक अभी 71 लोगों ने इस पर रेट किया है, ये भी 4.9 रेटेड बुक है।
और अगर मैं रिव्यूज़ अगर आप पढ़ना चाहो ना, तो रिव्यूज़ बहुत लाजवाब लिखे हुए सामने आपके रिव्यूज़ हैं। मैं कुछ रिव्यूज़ दिखा देता हूं, और मैंने रिव्यूज़ लिए, अगर मैं इसको पढ़ूँ ना तो बहुत डिटेल में बच्चों ने रिव्यूज़ दे रखा है। लिखा है पैनासिया फॉर एसएससी एस्पिरेंट, पैनासिया मतलब रामबाण है। तो ये बुक मतलब लाजवाब लिखी गई है। रेटिंग्स अगर आप अमेजन पे जाओगे डायरेक्टली, जो है ये इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से क्लिक करके अमेजन पे जाओगे तो रेट वगैरह देख सकते हो। तो ये मस्ट बाई बुक है अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हो और एसएससी के सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बगैर इस बुक को पढ़े मत जाओ। ये मस्ट रीड बुक है, किसी और किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही किताब पढ़ो। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, साथ में मैं बताता जाऊंगा कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो नए हैं, जो किसी किताब में नहीं मिलेंगे, जो हमारी किताब में भी नहीं है, किसी किताब में नहीं है, और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैं आपके बीच में डिस्कस करूंगा आज के दिन। तो सबसे पहले वन वर्ड डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं फटाफट। 25-30 मिनट में हम सारे के सारे वर्ड डिस्कस करेंगे जो नए वाले हैं। पुराने जो वर्ड्स चाहिए बुक बाई करो, बुक के अंदर सारा का सारा है, वो सारा का सारा पढ़ लो। सबसे पहला वन वर्ड है जो हमने लिया है, वॉक और मूव एट ए स्लो रिलैक्स्ड पेस। एम्बल, देखो एम्बल जो है ये आपको वन वर्ड के फॉर्म में किसी किताब में नहीं मिलेगा। एम्बल किसी किताब में नहीं मिलेगा, इसका मतलब होता है टहलना। ये एक वर्ड आया था, वॉक और मूव एट ए स्लो रिलैक्स्ड पेस, धीरे धीरे टहलना या मूव करना रिलैक्स मोड में, इसको हम एम्बल बोलते हैं, और इसकी हिंदी मतलब होती है टहलना। ये नया वर्ड था जो किसी किताब में आपको मिलेगा नहीं। ये रूट वर्ड के माध्यम से मिल जाता है, बगैर रूट वर्ड के ये बुक, ये मतलब आप कहीं पढ़ नहीं पाओगे। जब रूट सर्च करोगे तो रूट वर्ड्स में ये वाला वर्ड्स आपको मिलता है, अदरवाइज किसी में आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स के सेक्शन में भी देखने को नहीं मिलता है। तो इस वर्ड की डिफिकल्टी या ये कॉमन यूज में नहीं है, तो ये आपका नया था। इसके बाद दूसरा है द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान इसको बोलते हैं। प्रीवियस ईयर में कई बार ये रिपीट किया जा चुका है। जियोग्राफी अगर आप पढ़ते होंगे, और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इंग्लिश मीडियम का है तो उसे सिस्मोलॉजी पता होगा ऑलरेडी, और अगर हिंदी भाषी बच्चे होंगे तो वो भूकंप विज्ञान ही पढ़ते हैं, सिस्मोलॉजी नहीं पढ़ते हैं। तो ये इसके अंदर क्या होता है, इस विज्ञान के अंदर क्या होता है, जो अर्थक्वेक्स आते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद चौथा है ए फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। ए फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, ये होता है फिक्शनल बीइंग, मतलब दूसरी दुनिया से आए हुए किसी आदमी की बात करते हैं। एलियन इनको विदेशी बोलते हैं, और ये ऐसा कॉमन वर्ड था जो कई बार ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, और ये वर्ड जो है अक्सर करके रिपीट होता रहता है। तो मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड्स में से ये वर्ड्स हैं। फिर अगला है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर। शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर्स, कोई अगर आदमी ऐसा है जो मतलब बहुत ज्यादा अटेंशन रखता है और डिटेल के अंदर घुस जाता है कि बिहेवियर जो है वो करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट बिहेवियर के प्रति बहुत अंदर से घुस के मॉनिटर करना, इसके लिए जो इस्तेमाल होता है पंक्चुअलियस होता है। और ये जो वर्ड है ये इंटायरली न्यू है, किसी बुक में आपको पंक्चुअलियस नहीं मिलेगा। इसको याद कैसे कर सकते हो, पंक्चुअल याद किया। पंक्चुअल होने का मतलब है कि आप पंक्चुअल हो, मतलब अगर कहीं आपको पहुंचना हो तो आप रोज पहुंचते हो, टाइम से पहुंचते हो, तो उस हिसाब से इसको याद कर सकते हो कि अगर करेक्ट बिहेवियर को लेके आप बहुत एक्यूरेटली मतलब मॉनिटर कर रहे हो कि हाँ नहीं इसका बिहेवियर सही है कि नहीं है, और मतलब एकदम घुस घुस के मॉनिटर कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पंक्चुअलियस। और ये जो वर्ड है ये नया है। तो मैं अगर बताऊं कि इस पेज पे दो ऐसा वर्ड है, एम्बल और पंक्चुअलियस, ये दोनों नए थे। ये दोनों वर्ड नए थे, किसी किताब में नहीं है। और सिस्मोलॉजी और एलियन ये मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड्स हैं, कई बार ऑलरेडी रिपीट हो चुके थे, फिर से दोबारा रिपीट किए गए हैं। इसके बाद अगर मैं अगला डिस्कशन करूं अगले वन वर्ड का, अगला वन वर्ड है समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल आपको वन वर्ड के फॉर्म में कहीं नहीं मिलेगा, पर ड्यूरेबल जो चीज होती है वो कहते हैं ना, जो ये मतलब बहुत कॉमन यूज वाला वर्ड है, तो आपको वन वर्ड के फॉर्म में किसी भी बुक में ड्यूरेबल इसलिए नहीं मिलेगा, इसके पीछे का रीजन क्या है, ड्यूरेबल बहुत कॉमन वर्ड है, इसको कोई मतलब बुक राइटर इसको लिखना पसंद नहीं करता, क्योंकि दुनिया में सभी को पता है ड्यूरेबल का मतलब होता है ज्यादा समय तक चलने वाला। अस्थाई बोल सकते हो, अस्थाई क्या होता है, अस्थाई है मतलब वो हमेशा रहेगा। तो ड्यूरेबल जो है ये पूछा गया है, समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग, कोई ऐसी चीज जो स्ट्रॉन्ग हो, एंड लास्ट मतलब जो बना रहे, ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर, बगैर कमजोर हुए लगातार स्थायी बना रहे, उसको हम बोलते हैं ड्यूरेबल। इसके बाद सातवां, मैं डायरेक्टली आपको ऑप्शंस और लेके नहीं आया हूं, सिर्फ सिंगल लाइनर में क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि समय कम कंज्यूम हो, ताकि आप इन डेटा को पढ़ सको। एन इमेज ऑफ ए गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप, आइडल, ये आपने प्रतिमा मतलब एन इमेज, इमेज पूछ रहा है, गॉड की इमेज को क्या बोलते हैं, आइडल, प्रतिमा। आठवां है, और ये आपको मतलब ये बहुत कॉमन वर्ड है, अगर किसी किताब में नहीं भी मिलता है तो भी आपको पता है कि अगर भगवान के
मूर्ति को हम क्या बोलते हैं, आइडल ही बोलते हैं ना। ड्राइंग्स और राइटिंग स्क्राइब्ड ऑन वॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस। ग्राफिटी, ये प्रीवियस ईयर में 2-3 बार ऑलरेडी और पूछा जा चुका है। ग्राफिटी इसको बोलते हैं भित्ति चित्र। ड्राइंग और राइटिंग स्क्राइब्ड ऑन वॉल्स इन पब्लिक प्लेसेस, जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उसके ऊपर जो है स्क्राइब करके रगड़ रगड़ के अगर ड्राइंग्स बनाया हो, राइटिंग्स लिखी गई हो तो उसको ग्राफिटी बोलते हैं, भित्ति चित्र बोलते हैं। ये प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी। इसके बाद अगर बात हो, ए सीट फॉर ए पैसेंजर ऑन ए बाइसिकल और मोटर बाइक। जो बाइसिकल या मोटर बाइक होता है, जो उसके बाद वाली जो सीट होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको पिलियन बोलते हैं, पीछे की सीट बोलते हैं। ये एक ऐसा वर्ड है जो बहुत कॉमन वर्ड नहीं है, लेकिन ये भी ऑलरेडी 90 डेज वोकैब प्लानर में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। मतलब ये आपको किसी और किताब में नहीं मिलेगा, हमारे में मिलेगा। ये एक आध बार और पिछले सालों में पूछा गया है, तो हमारी बुक में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसके बाद 10वां है अनफेयरली टेक समथिंग बिलोंगिंग टू अनदर फॉर वंस यूज। मिस अप्रोप्रिएट जो है दुरुपयोग करना होता है ना, किसी का सामान लेके अपने पर्सनल यूज के लिए अलग तरीके से यूज करना, मिस अप्रोप्रिएट करना होता है। मिस अप्रोप्रिएट लगभग ये कॉमन वर्ड है, सभी को पता होता है। वन वर्ड में कभी पूछा नहीं गया है, इस बार उन्होंने इसी चीज को वन वर्ड में पूछ दिया गया है। तो इसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत ईजियर साइड है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत डिफिकल्ट सा फैंसी सा वर्ड आ गया आपको पता ही नहीं है। तो मिस अप्रोप्रिएट या ड्यूरेबल जैसे वर्ड वन वर्ड में नहीं कोई डालता, क्योंकि बहुत कॉमन वर्ड्स है। इसके बाद अगर बात करूं, ए प्रॉब्लम दैट इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी आंसर्ड। एक ऐसी प्रॉब्लम जो इतनी डिफिकल्ट है जिसको आंसर नहीं किया जा सकता। इसका जो ऑप्शन दिया था इनसॉल्युबल। अच्छा, सॉल्युबल होता क्या है? सॉल्युबल जो घुल जाए, इनसॉल्युबल जो ना घुले, और जो सॉल्यूशन जिसका ना दिया जा सके उसको भी इनसॉल्युबल बोलते हैं। समझ रहे बात ना? एक बात समझिएगा, एक हम कंफ्यूज होते हैं। एक होता है सॉल्युबल, वो जो घुलनशील बोलते हैं, और अगर जिसका सोल्यूशन ना दिया जा सके तो इनसॉल्युबल। तो ये बहुत कॉमन सा वर्ड है, ये आपको बुक में मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं अगले की, ए स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री और रीजन। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया शब्द है क्यूजीन। ये रसोई से संबंधित अगर हम कोई बात करते हैं तो हम क्यूजीन बोलते हैं। स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन, तो क्यूजीन बोलते हैं। ये रसोई से संबंधित व्यवस्था होती है। 13 है एबल टू बी हैप्पी सक्सेसफुल ईटीसी अगेन आफ्टर समथिंग डिफिकल्ट और बैड हैज हैपन। ये आया था आपके एग्जाम में। और रेजिलेंट ये किसी भी बुक में आपको नहीं दिया हुआ है। रेजिलेंट का मतलब होता है लचीला होना, मतलब झुकाव की तरफ होना। तो अब इसमें ध्यान से देखिएगा, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछा गया था। एबल टू बी हैप्पी मतलब एबल टू बी हैप्पी सक्सेसफुल ईटीसी अगेन आफ्टर समथिंग डिफिकल्ट और बैड हैज हैपेंड। इसके ऑप्शन में ऑप्शन से ऐसा सेट किया गया, वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पे बाकी के ऑप्शन रखा होना चाहिए था ताकि उसे एलिमिनेट करके इस ऑप्शन तक पहुंच पाते। रेजिलेंट का मतलब होता है लचीला होना, लेकिन यहाँ पे किस सेंस में लचीले होने की बात हो रही है? मान लो कि आपके साथ कुछ बुरा घटा हुआ हो, उसके बावजूद भी अगर आप खुश हो सके तो आप लचीले हो ना, मतलब आप लेफ्ट राइट जा सकते हो। उस सेंस में रेजिलेंट का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। बाकी के ऑप्शन ऐसे थे जिसका इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं था। तो रेजिलेंट बहुत नॉर्मल सा वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है, जो पता होता है रेजिलेंट है अगर कोई चीज है तो वो लचीली है। लेकिन इसको एक अलग सेंस में यूज किया गया है क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है ए फिक्स्ड सम पेड एनुअली। इसको मैंने जब अपने समय में याद किया था, इसको बोलते हैं एन्यूटी या फिर सलियाना या फिर वार्षिकी बोलते हैं। तो सलियाना मतलब जब मैं अपने समय पर प्रिपेयर कर रहा था तो मैंने इसको सलियाना रट रखा था, एन्यूटी। और इसकी स्पेलिंग भी याद करनी पड़ी थी, ANNUITY। रीजन इसका यह है कि स्पेलिंग चेक में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये रिपीटेटिव वर्ड्स है, मतलब कई बार पूछा गया। मैंने ऐसे सारे के सारे वर्ड्स लिए हैं जो डिफिकल्ट थे। जैसे रेजिलेंट जो है वो नॉर्मल सा वर्ड है, इनसॉल्युबल नॉर्मल सा वर्ड है, लेकिन है क्या, जिस सेंस में इनके क्वेश्चंस बनाए गए थे वो डिफिकल्ट कर रहे थे। जैसे यहाँ पे ए प्रॉब्लम दैट इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी आंसर्ड, तो यहाँ पे इनसॉल्युबल। वैसे जो है ये जो आता है वो आता है अनआंसरेबल, जो आंसर देने के लायक ना हो, लेकिन इसका जो ऑप्शन था वो इनसॉल्युबल था। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ए स्पीयर यूज फॉर हंटिंग लार्ज फिशेस। बर्छी, हथियार, ये एक हार्पून जो होती है मछली पकड़ने का हथियार होता है। हार्पून मछली पकड़ने का हथियार होता है। ये आपको हार्पून किसी भी किताब में मिलेगा नहीं, लेकिन ये हार्पून
हमारी किताब में भी मिस हो गया था। मैंने इसे अपनी तैयारी के दौरान जो इसे पढ़ रखा था, शायद मैं कोई टेस्ट दे रहा था तो टेस्ट के दौरान मुझे हारपून जैसा वर्ड मिल गया था, तो मुझे हारपून वहाँ से याद था। और इसको मैं ना बर्छी और हथियार की तरह याद नहीं है, मुझे याद है कि मछली पकड़ने का एक औजार होता है जिसको हम हारपून बोलते हैं। तो ये एक अच्छा वर्ड था जो आपको याद रखना चाहिए। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो नए पूछे गए हैं और आपको जो समझने लायक चीज़ है ना, कुछ चीज़ें समझने लायक है इसमें। ए रूम और लार्ज कप बोर्ड फॉर स्टोरिंग फूड। लैडर बोलते हैं भंडार, बोलते हैं ना कि घर में स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक रूम और उसके अंदर कप बोर्ड बनाते हैं फूड को स्टोर करने के लिए, तो उसको लार्डर बोलते हैं, भंडार बोलते हैं। और म्यूजियम बहुत संग्रहालय, ये भी पूछा गया था। प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंपॉर्टेंट आर एग्जिबिटेड, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनको रखे जाते हैं दिखाने के लिए, तो उसको म्यूजियम बोलते हैं, संग्रहालय। बहुत नॉर्मल सा वर्ड है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इस बार भी रिपीट हो गया था। तो इतने मतलब ऐसे वन वर्ड थे जो इस बार 2021 में आए हुए थे, जो अच्छे थे, जो 2-3 वर्ड्स ऐसे नए थे। तो टोटल जो है 3 वर्ड्स ऐसे मिले जो नए थे, बाकी सब रिपीटेटिव वर्ड्स थे। इसके अलावा 42 पूछे गए थे, हमने 16 लिए हैं, बाकी सारे के सारे रिपीटेटिव वर्ड्स है। आप 90 डेज प्लानर में देखोगे सब मिल जाएगा। और इसमें से भी सिर्फ 4 वर्ड्स को छोड़ के सारे के सारे मिल जाएंगे। जैसे मैं अगर बोलूं लार्डर, ये एक ऐसा नया वर्ड है जो इस बार आया है, ये किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। जो आपको नहीं मिलेगा, हारपून नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो आपको शब्द नहीं मिलेगा, एक तो पहले पेज पे था जो नहीं मिलेगा, पंचिलियस नहीं मिलेगा, और एम्बल। 4 ऐसे वर्ड्स थे टोटल 42 में से जो बुक में नहीं है और वो नए थे। और हर बार ऐसा होता है, आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, 3-4 वर्ड्स हमेशा नए होंगे। ये 4 वर्ड अलग अलग सेट के हैं, तो हो सकता है किसी के सेट में उसका 100% पढ़ा हुआ पार्ट आया होगा और हो सकता है 100% पढ़ा हुआ पार्ट में एक आध वर्ड्स नहीं आए होंगे। ऐसा नहीं था कि एक ही सेट में ये सारे के सारे डिफिकल्ट वर्ड्स आ गए थे। अब हम बात करते हैं ईडियम्स की। कुछ ईडियम्स हैं जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। वैसे मैंने लगभग ईडियम्स लिए हैं समझाने के लिए आपको। जैसे केक वॉक। केक वॉक मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत आसान हो। ये इतनी बार पूछा गया है और इतना कॉमन यूज होता है, तो केक वॉक बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, ये रेड है, ये जो है यहाँ पे किया गया है कि आप चीज़ों को यहाँ पे थोड़ा सीरियसली लें, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है। जैसे रैंक एंड फाइल का मतलब होता है कॉमन मैन, आम लोग के लिए बात करते हैं, तो बहुत रिपीटेटिव वर्ड्स है। हैव बीटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, टू टेक ऑन मोर देन वन कैन हैंडल, मतलब कोई चीज़ इतनी ज़्यादा ले लेना जो, अब यहाँ पे देखना, हैव बीटन ऑफ मोर देन आई कैन च्यू, मतलब मुंह में इतना भर लेना जितना वो चबा ना सके, उससे ज़्यादा जो है मुंह में काट लेना, मतलब आप उतनी चीज़ें ले लो जितना आप हैंडल ना कर सको। इसका सीधा सीधा स्टेट मतलब यही है। ये सारे रिपीटेटिव वर्ड्स हैं। टेक इनटू अकाउंट आता है सीधे सीधे, लेकिन इस बार जो पूछा गया था टेक इनटू, ये आपका फ्रेज होता है, ये होता है फ्रेज। इसका मतलब होता है विचार करना। टेक इनटू का मतलब विचार करना, फ्रेज में है। 90 डेज प्लानर में जाओगे सीधे सीधे मिल जाएगा। बी हार्ड अप, मतलब आपको जो आता है वो हार्ड अप आता है, जो आप देखोगे तो फ्रेजल वर्ब के सेक्शन में मिलेगा, ये इडियम के सेक्शन में नहीं मिलेगा। हार्ड अप का मतलब होता है दिन बहुत सख्त होना, मतलब पैसों की कमी होना। बी हार्ड अप का मतलब होता है बहुत कठिन का समय चलना, मतलब पैसे कम हो रखे हैं। तो हैव वेरी लिटिल मनी, और ये आपको फ्रेज के सेक्शन में मिलेगा, फ्रेजल वर्ब के सेक्शन में मिलेगा, आपको इडियम फ्रेज के सेक्शन में नहीं मिलेगा। ये दो के दोनों। तो इस बार इन्होंने इडियम के फॉर्म में पूछ दिया था फ्रेजल वर्ब्स को। इसके बाद अगर मैं बात करूं इन द सेम ब्रेथ, इन द सेम ब्रीथ मतलब सेम सांस में, एक समय में 2 अलग अलग बातें करना। इन द सेम ब्रीथ मतलब ये हो गया कि एक सांस ले रहे हो, 2 बातें कर रहे हो। से 2 कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स एट द सेम टाइम, मतलब 2 अपोजिट बातें सेम सांस में कह रहे हो। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है, इन द सेम ब्रीथ। और ये भी प्रीवियस ईयर का है, कुछ भी नया नहीं है, आपको मिल जाएगा। ऑन द वेन, ऑन द डिक्लाइन। जब ऑन द वेन इस्तेमाल करते हुए बहुत रटा था कि मतलब ऑन द वेन हो मतलब ऑन द डिक्लाइन हो, आप मतलब पतन की तरफ हो। ऑन द वेन होना मतलब आप नीचे की साइड पे जा रहे हो, ऊपर की साइड पे जाने के बजाय। उसके बाद है मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। मनी हार्ड अर्न्ड एंड लिमिटेड, ये सीधे सीधे इसका इंप्लाइड मीनिंग के बजाय डायरेक्ट मीनिंग था जो आपको ऑप्शन में टिक करना था। और ये नहीं है, ये बुक में नहीं है, और इसमें बुक में रहने जैसी कोई चीज भी नहीं है। लाई लो, ट्राई नॉट टू बी नोटिस। लाई लो करने का मतलब है किसी के ध्यान में ना आना। जैसे मैं बोलूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में ज़्यादातर कोशिश ये करता हूँ मैं लाई लो ना रहूँ। मैं मतलब चाहता हूँ कि मैं लोगों के ध्यान में रहूँ, क्योंकि अगर किसी के ध्यान में ना रहना मतलब ऐसा क्या लगता है क्या ज़िंदगी जीना, ठीक है। ट्राई नॉट टू बी नोटिस, ये पूरा रिपीटेड है। फाउल प्ले, अनफेयर मीन्स अनफेयर प्रैक्टिसेस, डिसऑनेस्ट बिहेवियर, अनुचित या बेईमानी का जो व्यवहार होता है उसको फाउल प्ले बोलते हैं। ये सब रिपीटेटिव वर्ड्स है, सब आपको 90 डेज के प्लानर में मिल जाएगा। एक वर्ड सब तक ईडियम में आया जो बुक में नहीं है, होल्ड द की। अब की होल्ड कर रहा मतलब सब कुछ आपके कंट्रोल में है। इजी मनी, इजी मनी, ये इजी मनी जो है ये नया दिया है, क्योंकि हर बार जो पूछता था वो हस मनी पूछता था।
इजी मनी क्या होता है? जो मतलब बगैर मेहनत के मिल जाए। ब्राइब, हर्श मनी मतलब गलत तरीके से मिले हुए पैसा, तो हर्ष मनी आता था, हर्ष मनी करके पिछले समय। तो इजी मनी पूछे या हर्ष मनी पूछे, हर्ष मनी आपको मिलेगा, इजी मनी बुक में नहीं मिलेगा। मेक मनी विदाउट मच एफर्ट मे बी इलीगली, मतलब आसानी से मिलने वाला पैसा इलीगल तरीके से आसानी से पैसा मिलता है। टू फाइट साइड ऑफ, टू फाइट साइड ऑफ मतलब होता है बचने की कोशिश करना। टू ट्राई टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज को अवॉइड करना, बचने की कोशिश करना। ये आपको डायरेक्टली प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। कीप समवन एट आर्म्स लेंथ, अवॉइड बीइंग फ्रेंडली, मतलब किसी को एक आर्म की लेंथ पे रखना, मतलब उससे दोस्ती का व्यवहार ना करना। सब रिपीटेटिव वर्ड्स है। ए हेयर इन द बटर, ए हेयर इन द बटर, ए चैलेंजिंग सिचुएशन। बटर के अंदर अगर बाल अगर डाल दोगे ना तो क्या होगा, उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। जैसे उंगली डालोगे अंदर घुसता जाएगा, तो मुश्किल सिचुएशन की बात हो रही है, चैलेंजिंग सिचुएशन की बात हो रही है। और ये भी रिपीटेटिव है, कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है, सब पुराना है। मैंने वैसे कोशिश किया है कि ऐसी चीज़ें निकाल लूँ जिससे मैं आपको कुछ सिखा सकूँ। टू होल्ड वाटर, टू बी वैलिड एंड रीजनेबल, मतलब वाटर को होल्ड करना। इसका मतलब अगर आप मीनिंग सीधे निकालूँ, टू होल्ड वाटर, वाटर को होल्ड करना। तो ऐसा करना, टू होल्ड वाटर मतलब होता है कि जैसे सच साबित होना, वैध और उचित होना। इट्स लाइक टू बी वैलिड एंड रीजनेबल, मतलब रीजनेबल होना। तो याद रखना कि अगर आप होल्ड वाटर कर रहे हो मतलब आप रीजनेबल हो, वैलिड बात कर रहे हो। प्ले विथ फायर, आग से खेलना मतलब खतरनाक काम करना, आग से खेलने का मतलब खतरनाक करना। टू डू समथिंग डेंजरस। ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, ये जो है ये इतनी बार पूछा गया है 18 वाला, मतलब अगर देखोगे हर साल ये पूछा जाता है। सेकी बघारना जिसको बोलते हैं, बोस्ट अबाउट वंस ओन क्वालिटीज, अपनी क्वालिटी के विषय में बहुत बकवास फैलना, समझ रहे हैं ना। इसके बाद है ए ग्रीन हॉर्न। ए ग्रीन हॉर्न जो है ये इनएक्सपीरियंस पर्सन होता है, और ये पिछले सालों में जो है बहुत बार पूछा गया है। ग्रीन हॉर्न इसका मतलब होता है एन एक्सपीरियंस पर्सन, अनुभवहीन व्यक्ति। स्टिकी फिंगर्स, स्टिकी फिंगर्स याद रखिएगा, ये नया था, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको, ये नया आया था, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। स्टिकी फिंगर, ठीक है, मतलब चोरी की प्रवृत्ति जिसकी होती है उसके लिए फ्रेज इस्तेमाल होता है स्टिकी फिंगर्स है, उसका बार बार जो है चपक जाता है, मतलब उसको चोरी करने की लत पड़ गई है। तो स्टिकी फिंगर नया था, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट वर्ड है। पे हेड, पे हेड का मतलब होता है ध्यान से सुनना। टू लिसन केयरफुली विथ अटेंशन, अटेंशन के तहत बिल्कुल ध्यान से सुनना। और हैव ए चेंज ऑफ हार्ट, अपनी राय बदलना, चेंज वंस ओपिनियन। और ये सारे रिपीटेटिव हैं। स्मूथ सेलिंग, आसानी से जो है प्रगति की तरफ मूव करना, इजी प्रोग्रेस होता है। ऑन पर्पज का मतलब होता है जानबूझकर, इंटेंशनली। 25वां है फीस्ट वंस आई, ऑन गेज एट समथिंग विथ प्लीजर, किसी की तरफ बड़े अच्छी तरीके से देखना, किसी चीज को खुशी से देखना। फीस्ट वंस आई इसका मतलब होता है आंखों को सुख देना, फीस्ट करना, आंखों को सुख देना। ये सारे के सारे रिपीटेटिव वर्ड्स है, कोई भी ऐसा नहीं है जो रिपीटेटिव वर्ड्स नहीं है, सबका सब रिपीटेटिव वर्ड्स है। कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है बहुत कम संतुष्टि, वेरी लिटिल सेटिस्फैक्शन। कैट्स पॉ, ये आई थिंक कि 20-25 बार तो रिपीट हो ही गया होगा यार पिछली सालों में। ए पर्सन यूज्ड एट ए टूल बाय अनदर, मतलब कैट्स पाउ का मतलब होता है कि जैसे एक बंदे को बलि का बकरा बनाना होता है ना, तो जो आदमी को बलि का बकरा फर्जी का काट दिया जाता है। जैसे मिर्ज़ापुर में किसी ने देखा है तो मुन्ना भैया का एक दोस्त हुआ करता था, उस दोस्त को बाद में जब मुन्ना भैया को बचाना था तो उसके बाबूजी ने क्या किया, तिवारी जी ने क्या काम किया, उसको कटवा दिया। तो वो जो बंदा था वो मुन्ना भैया के लिए कैट्स पाउ साबित हुआ। तो जो कैट्स पाउ होता है वही मतलब होता है बलि का बकरा बनाना, मतलब किसी के लिए किसी को हलाल कर देना। हिट ए ब्रिक वॉल, अगर एक ब्रिक वॉल है उसको हिट कर रहे हो ना तो इसका मतलब है फिर आगे आप जा ही नहीं पा रहे हो, मतलब प्रगति नहीं कर पा रहे हो। तो हिट ए ब्रिक वॉल ये भी एक नया आया था, ये पिछले साल में नहीं पूछा गया था हिट ए ब्रिक वॉल, लेकिन इसकी मीनिंग से आप समझ सकते हो कि ब्रिक वॉल सामने लगा हुआ हिट कर रहे हो तो इम्प्लाइड मीनिंग क्या निकाल सकते हो कि आप प्रोग्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, आगे ही मूव नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो थे ये आपके आए हुए टोटल जो है इडियम्स थे। अब मैं आगे चर्चा करूंगा सिनोनिम्स की और फिर हम लोग चर्चा करेंगे एंटोनिम्स की। अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो स्मूथ आया था, स्मूथ का मतलब होता है समतल, फ्लैट, ठीक है, हैविंग एन इवन एंड रेगुलर सरफेस, या फ्लैट बोल सकते हो। इनस्क्रूटेबल था, इनस्क्रूटेबल ये एक ऐसा वर्ड था जो नया वर्ड था जो पिछले सालों में आपको नहीं मिलेगा, रहस्यमय। इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है नॉट शोइंग इमोशन और थॉट्स एंड देयर फॉर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और गेट टू नो। इनएक्सप्लिकेबल मतलब कोई चीज़ जो रहस्यमय हो, जो एक्सप्लिसिट ना हो, जो क्लियर ना हो, उसको आप
स्क्रूटेबल भी बोल सकते हो, इनस्क्रूटेबल भी बोल सकते हो, इसका मतलब होता है रहस्यमय। इनएक्सप्लिकेबल याद कर सकते हो, तो इसको याद करने के लिए इनस्क्रूटेबल का मतलब रहस्यमय, या फिर याद रख सकते हो इनएक्सप्लिकेबल। इसके बाद अगर मैं बात करूं पैरानॉइड, पैरानॉइड का मतलब होता है डिस्ट्रस्टफुल, और पैरानॉइड पिछले साल में एक दो बार पूछा गया है। तो फीलिंग एक्सट्रीमली नर्वस एंड वरीड, जब आप पैरानॉइड होते हो तो मतलब आप बहुत वरीड होते हो। पैरानॉइड जो लोग जिस स्थिति में आते हैं मतलब बहुत वो होते हैं, पजल्ड होते हैं, मतलब बहुत चिंतित टाइप के होते हैं। डिस्ट्रस्टफुल होते हैं, मतलब ट्रस्ट में नहीं होते, डिस्ट्रस्टफुल होते हैं। उसके बाद ट्रेंडी, ट्रेंडी का मतलब ये तो बहुत नॉर्मल सा वर्ड है, दुनिया में सभी को पता होता है, ट्रेंड में चल रहा है, ट्रेंडी है मतलब प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। तो ट्रेंडी का मतलब पॉपुलर होना होता है। एक वर्ड आया था इनस्क्रूटेबल, जो अभी हमने डिस्कस किया था, वो नया वर्ड था। लैकूना, ये भी एक नया वर्ड था। लैकूना का मतलब होता है एन अनफिल्ड स्पेस, मतलब खाली जगह की बात होती है, अभाव की बात होती है। हाइटस इसके लिए एक और सिनोनिम्स हो सकता है, तो लैकूना याद रख सकते हो सकता है अगली बार हाइटस पूछ दिया है, HIATUS, इस बार लैकूना पूछा है, हो सकता है अगली बार उसका सिनोनिम पूछ दिया जाए। ये प्रीवियस ईयर्स में नहीं है, कहीं आपको नहीं मिलेगा। थ्रेशोल्ड, द फ्लोर ऑफ एन एंट्रेंस टू ए बिल्डिंग और रूम। थ्रेशोल्ड उसको बोलते, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड जो है ये डोरवे होता है, और थ्रेशोल्ड एक वो होता है जब आप बोलते हो ना कि एक लिमिट है, एक लिमिट है, इसी लिमिट तक बात जा सकती है। फिजिक्स में ये वर्ड्स इस्तेमाल होता है, लेकिन जो आपके ऑप्शन में आया था वो डोरवे के लिए इस्तेमाल हुआ था। थ्रेशोल्ड का मतलब प्रवेश द्वार भी होता है। फिजिक्स का एक वर्ड होता है जब वहाँ पे एक लिमिट सेट करते हैं, इस लिमिट को हम थ्रेशोल्ड बोलते हैं। समझ में आई? तो ये फिजिक्स में एक अलग तरीके से डिफाइन किया गया, लेकिन जो पूछा गया था वो डोरवे के सेंस में यहाँ पे पूछा गया था, प्रवेश द्वार जिसका मतलब होता है। तो ये आप याद रख सकते हो, नया वर्ड है। अगर फिजिक्स के टर्म की तरह ना लें और इस टर्म की तरह ले तो किसी भी किताब में आपको थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगा। उसके बाद अगला वर्ड आया था स्क्वाक, ये बिल्कुल से नया वर्ड था। ये कहीं आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ना हमारी किताब में मिलेगा, ना आपको SP बख्शी में मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। स्क्वाक बिल्कुल नया वर्ड था। पक्षी का कर्कश स्वर होता है, अब ये वो पूछ देगा तो कहाँ से आप बता पाओगे। स्क्रीम मतलब चिल्लाना, टू मेक एन अनप्लीजेंट लाउड शार्प नॉइज यूज्ड स्पेशली अबाउट ए बर्ड, मतलब जब एक लड़की कह रहा हूँ, जब एक पक्षी जो है चिल्लाती है, लाउड नॉइज में चिल्लाती है, स्क्रीम करती है, तो उसको स्क्वाक बोलते हैं। तो ये किसी उसमें नहीं मिलेगा आपको। एरिड बहुत कॉमन सा वर्ड है। एरिड जो है, एरिड का मतलब होता है बंजर, ड्राई बोल सकते हो, सूखा बोल सकते हो। तो एरिड और इससे रिलेटेड सिनोनिम्स बहुत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर कोम्यूट आया है। कोम्यूट का मतलब परिवर्तन करना, ये भी एक नया वर्ड है जो आपको किताब में देखने को मिल जाएगा, मतलब डिफिकल्टी लेवल में है। मुझे याद है कि ये कोम्यूट जो वर्ड है वो हमने नहीं पढ़ा था। कोम्यूट का मतलब होता है कन्वर्ट करना, परिवर्तित करना, मतलब ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया, हमारी किताब में है कोम्यूट, और इसका मतलब होता है कन्वर्ट करना। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मैंने कोम्यूट जो है अपनी तैयारी के दौरान नहीं पढ़ रखा था, और अभी तक पढ़ाते वक्त भी मैंने कभी ये कोम्यूट वर्ड नहीं पढ़ा था। इसका मतलब होता है परिवर्तित करना या कन्वर्ट करना। मैं सेशन के बाद PDF टेलीग्राम पे शेयर करवा दूंगा, इसे लेके एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। तिरुम्पैंट, तिरुम्फेक्स ऐसा शब्द है जो आपने पढ़ रखा होगा, और तिरुम्पैंट ये शब्द नहीं पढ़ रखा होगा। तिरुम्प जो होता है उसका मतलब होता है जीतना, और तिरुम्पैंट का मतलब होता है जीतने वाला, विजेता। विक्टीरियस हो गया, ठीक है, विक्ट्री मतलब जीतना, विक्टीरियस मतलब ठीक है। रेवेनस, रेवेनस जो होता है वो होता है भूखमरा, या स्टार्व्ड मतलब है, स्टार्व्ड है। तो रेवेनस मतलब एक्सट्रीमली हंग्री, जब बहुत ज़्यादा आदमी भूखा होता है तो रेवेनस बोलते हैं, उसको स्टार्व बोलते हैं। प्रीवियस ईयर का शब्द है ये। लुल, ये नया जो है वर्ड है। लुल, लुल का मतलब होता है शांत होना, काम होना। लुल होना, कहते हैं ना तुम लुल हो, मतलब तुम शांत हो, एकदम चुप हो, तो बोलते तो लुल हो। ऐसे याद कर सकते हो, काम रहना, शांत होना, लुल्लू। हम लोग बोलते हैं अबे लुल्लू क्या, गाँव में लोग बोलते नहीं अबे लुल्लू क्या, मतलब कोई आदमी ऐसा हो बिल्कुल ढीला डाला, लुल्लू क्या, कुछ नहीं आता तुमको, ठीक है। साउसी, साउसी का मतलब होता है ढीठ, या इसको चीकी भी बोल सकते हो। तो देखो ये एक निगेटिव वर्ड होता है। जब किसी को आप ढीठ बोलते हो ना, तो मान के चलते हो बहुत मतलब ऐसा बंदा होता है जो किसी के लिए रिस्पेक्ट नहीं रखता है, बहुत ढीठ सा होता है, उससे कुछ बात करो बहुत आड़ा टेढ़ा जवाब देता है। तो आप साउसी उसे बोल सकते हो, आप चीकी बोल सकते हो। इसके बाद अगला जो वर्ड आया है वो आया है रोबस्ट। साउसी जो है नया वर्ड था, किसी की किताब में आपको देखने को नहीं मिलेगा। रोबस्ट, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत होना या स्टर्डी होना, तो ये याद रखिएगा। इस बार रोबस्ट आया, हो सकता है अगली बार स्टर्डी आ जाए,
तो ये आ सकता है, जो भी वर्ड्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो उसके सिनोनिम्स कई बार रिपीट होते हैं। जैसे एरिड बहुत कम पूछा जाता है, एरिड आपको ऑप्शन में मिलता था, तो इस बार एरिड पहले आ गया, इसका मतलब होता है ड्राई होना, ठीक है। बंजर के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्राज़िलिक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बंजर, तो कई बार जो रिपीट होता है वही एरिड उसके ऑप्शन में दिया रहता था, इस बार एरिड उन्होंने डायरेक्टली पूछ दिया था। तो रोबस्ट जो होता है इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी होता है, स्टर्डी भी आप बोल सकते हो। तो रोबस्ट या स्टर्डी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। अगर इसकी बात करें लिविड, लिविड का मतलब होता है क्रोध से लथपथ, लिविड का मतलब होता है क्रोध से लथपथ, एक्सट्रीमली एंग्री या फिर फ्यूरियस। तो लिविड जो वर्ड है ये प्रीवियस ईयर का वर्ड है, कोई नया वर्ड नहीं है, तो इसको ध्यान रखना। कोई अगर लिविड है तो वो जिंदा है, जिंदा है तो क्रोधित होगा, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। मेमोनिक कई बार बनानी पड़ती है, कोई आदमी अगर लिविड है तो मतलब वो क्रोधित है, फ्यूरियस है, गुस्से में, बहुत गुस्से में, जिंदा है तो गुस्सा आएगा आएगा, इसको इस तरीके से मेमोनिक्स बना के याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है सैगासियस, सैगासियस उन लोगों को बोलते हैं जो बुद्धिमान होते हैं। जुडिशियस जो बहुत वाइजली सोचते हैं। तो हैविंग और शोइंग अंडरस्टैंडिंग एंड द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट्स, तो हिंदी में याद रखिए सैगासियस कोई है तो बुद्धिमान होगा या फिर जुडिशियस। फिर इम्ब्यू, इम्ब्यू का मतलब होता है प्रेरणा देना, ये नया वर्ड था, ये आपको किसी भी किताब में इम्ब्यू नहीं मिलेगा, तो ये आपके लिए एक नया वर्ड है, मतलब आप इसे याद रखो। इम्ब्यू, इम्ब्यू ये नया है, इसका मतलब होता है प्रेरणा देना जो है। इंस्टिल, इसके लिए इसका दूसरा सिनोनिम याद कर सकते हो, तो स्टिल याद रखते हो ना, ये आपका, आप जब ग्रामर पढ़ते हो तो स्टिल बहुत इस्तेमाल होता है, तो उसी के आगे इन लगा दो, इन स्टिल, और जब वहाँ पे स्टिल याद रखते हो तो STILL होता है, तो यहाँ पे एक L हटा लो, IN इन लगा दो, इन स्टिल, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेरणा देना। तो जब इन स्टिल करते हो तो आप प्रेरणा देते हो, टू फील समथिंग और समवन विथ ए क्वालिटी और फीलिंग, आप किसी को मतलब प्रेरणा देता है। जब इम्ब्यू करते हो तो प्रेरणा देते हो, जब इन स्टिल करते हो तो आप प्रेरणा देते हो, समझ रहे हो बात। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जब भी आप इम्ब्यू करोगे तो आप किसी को प्रेरणा दोगे, जब आप किसी को इनस्टिल करोगे, स्टिल मतलब शांत, इनस्टिल करोगे तो अशांत करोगे, उसको प्रेरणा दोगे ताकि वो काम करे, शांत ना बैठे। तो ध्यान रखिएगा, इम्ब्यू करोगे या इनस्टिल करोगे तो किसी को प्रेरणा दोगे। तो ये मेमोनिक्स है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इसके बाद हम लोग एंटोनिम्स डिस्कस करेंगे, और एंटोनिम्स में देखना बहुत नॉर्मल से वर्ड्स थे। अगर मैं बात करूँ टेनासियस, टेनासियस का मतलब होता है कठोर या दृढ़, टेंडिंग टू कीप ए फर्म होल्ड ऑफ समथिंग, क्लिंगिंग और एडरिंग क्लोजली। इसके लिए जो एंटोनिम ऑप्शन में आया था वो था इल्डिंग। क्या आया था, इल्डिंग, YIELDING, इल्डिंग। तो जो टेनासियस होता है वो कठोर होता है या दृढ़ होता है, इल्डिंग जो होता है वो होता है उपजाऊ। तो इसको आप इस रेस्पेक्ट में ध्यान रख सकते हो, ये मिट्टी के रेस्पेक्ट में डिस्कशन हो रहा है। कोई अगर दृढ़ है, कठोर मिट्टी है तो कुछ पैदा नहीं होगा, इल्डिंग पैदा करने वाला। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्रिटिसाइज करना, मतलब आलोचना करना जो है, फ्रेज करना, प्रशंसा करना, बहुत नॉर्मल सा वर्ड है। रेज, ये आपको याद है जब वर्ब चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको रेज पढ़ाया जाता है, RAZD, इसका मतलब तो तोड़ना, तो बिल्ड करना, तो ये भी ऑलरेडी बुक में आपके ऑलरेडी कवर्ड है। ये सारे के सारे ऐसे ऑप्शनल, अगर आप ऑप्शनल बात करो तो कंपलसरी, बहुत नॉर्मल सा वर्ड है। लिंगर, जब लिंगर ऑन करना ही आता है ना, दीर्घकाल तक रहना, लिंगर करना बहुत देर तक रहना, तो लीव करना, लिंगर करना बने रहना, लीव करना मतलब छोड़ देना। तो लिंगर एक नया वर्ड्स था जो कॉमन यूज में नहीं रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना कि लिंगर करना दीर्घकाल तक रहना, स्पेंड ए लॉन्ग टाइम ओवर समथिंग। कहता है लिंगर ऑन मत करो, बहुत देर मत करो, या लगे मत रहो, लगे मत करो, लीव करो, छोड़ो, इसका अपोजिट हो गया इसका। इसके बाद अगर हम लोग और डिस्कस करें कुछ वर्ड्स तो है रैंसैक करना, रैंसैक करके रैंसम मांगते हो, ये याद रखो। रैंसम लूट का माल होता है और रैंसैक करते हो, किसी को लूटते हो, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करते हो किसी को, इसका अपोजिट हो गया। क्लेंच वर्ड आया था, क्लेंच का मतलब होता है जकड़ना, क्लिंच, क्लिंच मतलब पकड़ना, क्लेंच जकड़ना, और रिलैक्स करना, इसका अपोजिट हो गया। डेवियस, डेवियस मतलब होता है कोई चालाक हो, कैसा हो, चालाक हो, कोई सिंसियर है, कोई चालाक, कोई सिंसियर है, तो इसका अपोजिट ये था। उसके बाद सोबर का मतलब होता है गंभीर होना, सोबर का मतलब होता है गंभीर होना, नॉट ड्रंक और अफेक्टेड बाय एल्कोहल। सोबर पता है किसके लिए इस्तेमाल होता है, बोलते हैं ना कि अरे लड़का बड़ा सोबर है, इसका मतलब वो पीता पाता नहीं है, पीता पाता नहीं है, सोबर इसी सेंस में इस्तेमाल होता है। तो हम इसका जो अपोजिट लेंगे वो ड्रंक लेंगे, आपके एग्जाम में आया था, नॉर्मल सा वर्ड है। ओब्सक्योर का मतलब होता है कोई चीज़ अस्पष्ट हो, ठीक है, तो नॉट क्लियरली एक्सप्रेस और इजीली अंडरस्टूड। और अपरेंट का मतलब होता है जो आसानी से दिखाई दे, अपरेंट का मतलब होता है आसानी से दिखाई दे। ओब्सक्योर वो होता है जो अस्पष्ट हो, जो सही से दिखाई ना दे, जो समझ में ना आए। और कोई अपरेंट है तो मतलब बहुत आसानी से दिखाई दे रहा है, तो आसानी से दिखाई या समझ में आने वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, अपरेंट बोलते हैं।
इसके बाद थोड़ा सा और कलेक्शन देखते हैं जो है, ये मोस्ट रिपीटेटिव है, कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो बुक में नहीं है, सब है। कॉन्स्ट्रिक्ट, कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब सिकुड़ना, स्ट्रेच का मतलब लंबा करना। टाउट, टाउट का मतलब होता है तना, ये याद रखना, टाउट, TAUT, टाउट। और स्लैक, टाउट का मतलब क्या होता है, स्ट्रेच और पुल्ड टाइट, नॉट स्लैक, तना हुआ होना। स्लैक का मतलब नॉर्मल होना। फेमिस्ड, फेमिस्ड का मतलब होता है भूखा होना, एक्सट्रीमली हंगर। सैटिएटेड का मतलब होता है भूखा, सैटिएटेड का मतलब होता है संतृप्त होना। इसका हिंदी मतलब चाहो तो याद रख लो, संतृप्त होना, संतृप्त होना, इसको ऐसे याद रख सकते हो। सैटिएटेड मतलब सेटिस्फाइड से बना हुआ शब्द है, संतृप्त होना। और फेमिस्ड का मतलब होता है भूखा होना, याद रखिएगा। स्पेशियस का मतलब होता है जिसमें बहुत सारा स्पेस हो, विशाल हो। तो क्रैम्प्ड मतलब छोटा हिस्सा हो, ठीक है, बहुत एम्पल हिस्सा ना हो, बहुत कम हो, क्रैम्प्ड हो, कट किया हुआ हो। इसका एंटोनिम हो गया एडमायरेबल, प्रशंसनीय, अनवर्दी, जो प्रशंसा की योग्य ना हो। तो एडमायरेबल ये बहुत कॉमन सा वर्ड है जो बहुत बार पूछा जाता है, तो बहुत इजी वर्ड्स भी पूछे गए थे। ऑब्जुरेट का मतलब होता है जिद्दी होना। एमिनेबल का मतलब होता है जो आसानी से बातों को मान जाए, एमिनेबल का मतलब होता है जो आसानी से बातों को मान जाए। ऑब्जुरेट का मतलब होता है जिद्दी होना। इसके बाद मल्टीपल मतलब होता है विभिन्न, और सिंगल, सिंगल। अब सोचो इससे ज़्यादा आसान वर्ड्स क्या हो सकता है। प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, और कंसील का मतलब होता है रद्द करना। प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, अनाउंस ऑफिशियली और पब्लिकली। कॉन्सील का मतलब होता है छुपा के रखना, मतलब घोषणा ना करना, पब्लिकली किसी बात को ना रिवील करना। रिफाइंड, रिफाइंड का मतलब होता है शुद्ध होना, शुद्ध होना। और क्रूड जो होता है वो कच्चा माल होता है, क्रूड का जो अपोजिट होता है वो रिफाइंड होता है, बहुत नॉर्मल सा है। फ्रेंजी का मतलब होता है पागलपन, एक तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं ना फ्रेंजी, तो पागलपन, हठपन। और काम का मतलब होता है शांत होना। तो ये ऐसे वर्ड्स थे जो कुछ नए या कुछ बहुत ऐसे नॉर्मल से वर्ड्स पूछ दिए गए थे इस बार, जो प्रीवियस ईयर में कहीं कहीं किसी किसी किताबों में लोगों को नहीं मिलते होंगे। हमारी किताब में 5% वर्ड्स को छोड़ के सारे के सारे वर्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल है। और 2021 का जो पेपर हुआ है वो बाद में हुआ है, बुक हमने बहुत पहले ही रिलीज कर ली थी। और जो बुक का कंपाइलेशन है वो कंपाइलेशन ऐसा है कि वो पिछले 20 से लेकर 24 साल तक पूरे जो है वो कैप का बड़ी मेहनत करके सिस्टमेटिक वे पे कंपाइलेशन किया गया है। तो जिस किसी को भी बुक इस्तेमाल करना हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे क्लिक करो, क्लिक करके जाके आप बुक का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने कोशिश किया है कि वो सारे के सारे वर्ड्स के कलेक्शन में आपको दे दूं जो आपको किसी तरीके से किसी किताब में ना मिल रहा हो, थोड़ा बहुत डाउट हो रहे हो। और मैं इसकी PDF का जो है लिंक दे देता हूँ, या फिर माई पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाओ, और टेलीग्राम चैनल पे जाके जो है अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको ये PDF का लिंक मिल जाएगा। आप ये सारे के सारे वर्ड्स दोबारा रिवीजन में ले सकते हो।